गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैसे इकोनॉमिक्स से रिलेशन तो है इसका, लेकिन इस टॉपिक का महत्व है इकोनॉमिक्स के अलावा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्वीकरण एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जो 11th, 12th, ग्रेजुएशन से आरंभ होके वहाँ से ये स्टार्ट होता है और 8वीं 9वीं भी थोड़ा बहुत हिंट कहीं ना कहीं किताबों में है इसका, से शुरू होकर और देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम यानी सिविल सर्विस IAS तक में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जब कोई टॉपिक है या विषय है को किसी ना किसी रूप में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक हो या बहुत ज़्यादा उसका पोटेंशियल हो कि ये टॉपिक में से कैरियर के जब आप एग्ज़ाम देंगे या स्कूलिंग है या कंपटीशंस हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर लगता है कि ये एक फोकस करें इस टॉपिक पे, तो वो ज़रूर उस टॉपिक को हमें बहुत डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक में से क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो एस्से के रूप में भी हो सकते हैं कि वैश्वीकरण का एस्से का लिखने का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, बेशक वो स्कूल का हो, एकेडमिक हो या किसी भी कंपटीशन का हो। और फाइनली अगर उसको इंटरव्यू की बात देखें और पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है ग्लोबलाइजेशन से, तो क्यों ना उस टॉपिक को हम उसके बेसिक को और उसके फंडामेंटल से अगर हम उसको सीखें तो दैट्स वेरी नाइस होना चाहिए। उसको केवल हम एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से नहीं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन के 3 शब्द हैं। अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन में 3 शब्द थे जो 1991 में इंडिया ने जो अडॉप्ट किए जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम हुई, और रेस्ट वाइल उस समय के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जब LPG को फॉलो किया, LPG एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, उसमें से L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन था। तो क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन को हमें अच्छा समझना है तो डेफिनेट है कि हमें आर्थिक नीति पर जाना होगा, आर्थिक नीति को ध्यान से समझना होगा। बट बीइंग आर्थिक नीति को समझने के लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो अगर मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट आपको बताया जाए कि आर्थिक नीति जो थी 1991 की पॉलिसी, उसमें क्या मेगा चेंजेस हुए और हमें क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी, वाई इंडिया हैड टू अडॉप्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो वो एक टॉपिक ही एक न्यू वीडियो होगा वो, तो यू डोंट वरी अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वो मैं अगर जितना भी होगा मैं उसको बेटर तरीके से आपको एजुकेट करूँगा। नाउ हम ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन को देखें तो हम पहले हम देखें जो आर्थिक नीति पे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम उसको एक अलग वीडियो में लेके आएंगे तो उसको देखेंगे हम। तो अब हम देखें तो इस ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हमें एक क्लियरिटी के लिए और एक अपनी सुविधा के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी इस टॉपिक को समझने से पहले, कि हमें वर्ल्ड की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, डिफरेंट टाइप इकोनॉमी है, वो मेरा एक वीडियो है प्रीवियस वीडियो में से, और प्लेलिस्ट में होगा इंडियन इकोनॉमी, उसमें मैंने बहुत थोड़ा सा बताया हुआ है, क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। यू आर एबल टू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 प्रकार की होती हैं, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे पूंजीवाद, और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रितवाद, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवाद। ये 3 इकोनॉमी को समझा होगा आपने उस वीडियो से, और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अर्थव्यवस्था के जो 3 रूप हैं, अगर उसमें से ग्लोबलाइजेशन को समझना है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को, तो उन 3 अर्थव्यवस्थाओं के अलावा हमें 2 अर्थव्यवस्थाओं पे और फोकस करना होगा और समझना होगा। वो एक कोई
इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द शेक ऑफ, फॉर द रीज़न, क्योंकि हमें ग्लोबलाइजेशन समझना है, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें वो अर्थव्यवस्था को देखना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू अदर इकोनॉमी। तो फर्स्ट, ओपन और क्लोज। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। इसको पहले हम देखें ये क्या चीज़ है, और तो शायद ज़्यादा बेटर होगा कि हमें ग्लोबलाइजेशन को समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो पहले क्लोज इकोनॉमी देखें। क्लोज इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसको हिंदी में बंद अर्थव्यवस्था कहा गया। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है, वो कंट्री की अर्थव्यवस्था है जो कंट्री किसी भी दूसरी देश से या वर्ल्ड के रेस्ट ऑफ कंट्रीज जो है, शेष विश्व के अन्य देश हैं या अपने पड़ोसी देश से, किसी भी देश से किसी भी प्रकार का बिजनेस रिलेशन, व्यापारिक संबंध नहीं स्थापित करती। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात किसी भी प्रकार का वो पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके पीछे उसके रीजंस होते हैं। वो रीजंस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी रीजंस हो सकते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी उसको कहा गया है जब एक देश के किसी अन्य देशों के साथ किसी प्रकार के कोई संबंध ना हो, जिसमें सबसे बड़ा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो व्यापार के संबंध को ज़्यादा हम वेटेज देंगे, और भी किसी प्रकार के संबंध ना हो, ना सांस्कृतिक संबंध हो, ना डिप्लोमेटिक हो, ना पॉलिटिकल संबंध हो, तो व्यापार के अलावा भी कोई संबंध ना हो, तो वो क्लोज इकोनॉमी कंसीडर की जाती है, उस पर विचार किया जा सकता है। और दूसरी तरफ देखिए ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में देखें तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमिक्स में देखें कि आज इन 20th सेंचुरी में देखें तो आज जो है बहुत मॉडर्न है, युग आ गया, बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं देश, डेवलपिंग नेशन भी डेवलप की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ओपन इकोनॉमी इन द सेंस ये है कि हर इकोनॉमी को हर देश के लिए पूरा उसके लिए ओपन कर देनी चाहिए, यानी आयात निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ट्रेड, सारे कुछ विदाउट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और क्योंकि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो वो सेल्फ रिलायंस, बहुत कोई भी देश इस समय सेल्फ रिलायंस नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वो तभी देश विकास कर सकता है जब वो दूसरे देश से आयात निर्यात, व्यापारिक संबंध स्थापित करे। तो जब कोई भी देश शेष विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध को एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, तो वो ओपन इकोनॉमी होती है। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आज के संदर्भ में देखें तो वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था हो। लेकिन हम एक आध एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, वो भी जैसे कभी कभी देखा है कि नॉर्थ कोरिया है, वहाँ के जो स्टेट्स हेड हैं किम जोंग, वो उनका जो क्लोज इकोनॉमी में अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, वो उनका वर्ल्ड से किसी से कोई ट्रेड नहीं है। चाइना का ट्रेड है, वो भी ट्रेड बहुत हिडन है, बहुत हिडन ट्रेड है, वो ओपन ट्रेड नहीं है, खुला हुआ ट्रेड नहीं है, वो एक बहुत डिप्लोमेटिक ट्रेड हो रहा है। लेकिन वो उसको क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं, लेकिन 100% क्लोज नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अगर एग्जाम्पल है तो बेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया हो सकता है। और ईरान को भी अभी देखा सैंक्शन लगे, वो उसको वो तो नहीं चाह रहा था कि मेरे को मैं व्यापार ना करूं, लेकिन उस पर कई बार हो जाता है कि कुछ प्रेशर्स ऐसे आ जाते हैं जिससे क्लोज इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ता है किसी देश को। लेकिन 99% आज वर्ल्ड की जितनी भी नेशन है, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो मोस्टली जो है वो ओपन इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। अब ओपन इकोनॉमी को फॉलो, ओपन इकोनॉमी, अब ग्लोबलाइजेशन को देखें, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन एक दूसरे में बहुत सिमिलरिटी रखते हैं, इंटरचेंजेबल हैं। और अगर हम इफ़ यू वांट टू चेंज द सब्स्टिट्यूट, अगर ओपन को कहें तो ग्लोबलाइजेशन हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी पुराने अर्थशास्त्री थे इकोनॉमिक्स के, खास इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्री ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें बेसिकली एडम स्मिथ हैं और रिकार्डो हैं, हेबलर हैं, हेक्सर हेक्सिन और ऑलिन एक्सर हैं, ये सारे जितने भी पुराने जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से कंसर्न हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो सारे जो भी अर्थशास्त्री हैं वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत फेवरेबल, बहुत सपोर्ट, बहुत वेटेज देते हैं। और अपने कॉन्सेप्ट में, अपनी थ्योरी में, अपने प्रिंसिपल्स में उन्होंने
जो ग्लोबलाइजेशन को है बड़ा डायरेक्टली सपोर्ट किया है। वो क्यों सपोर्ट किया है, क्योंकि वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जब समझेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो कि जो है ग्लोबलाइजेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन एक नया वर्ड है या आज ही एग्जिस्ट हो रहा है, ये आज ही हम इसको सुन रहे हैं, बहुत पहले से ऑलरेडी था। अब से 2000 साल पहले सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट में पूरा जो है चाइना और जापान, साउथ कोरिया था उस समय, कोरिया से पूरा ट्रेड होता था यूरोपियन नेशन में, और बहुत दूर दूर से रिलेशन थे कंट्रियों के, जो भी था। लेकिन इन द मीन वाइल टाइम चेंज हुआ, फिर कंट्रीज जो हैं, कॉलोनियाँ जो हैं, नए एक थर्ड कंट्रीज़ का जो है विकास हुआ, जिसमें देश आज़ाद हुए। जो नए देश आज़ाद हुए उन्हें थर्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, वो हुए। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपन इकॉनमी को फेवर नहीं किया, क्लोज इकॉनमी की तरफ आए। उनके अपने रीजंस थे बहुत, क्योंकि उन्होंने अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट किया और संरक्षण दिया। तो उन्होंने आयात निर्यात पे ज़्यादा वो नहीं करा, केवल अपना जो भी है, जैसा भी अपनी कंट्री में प्रोडक्ट हो रहा है उसी पे उन्होंने सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक विकसित नहीं हो सकते ऐसे देश। अगर जो भी देश हैं वो अगर ग्लोबलाइजेशन में, ओपन इकॉनमी में नहीं आएंगे तो उनका जो ग्रोथ रेट है या डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। सो ग्लोबलाइजेशन को हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थशास्त्र में ग्लोबलाइजेशन को इतना फेवर क्यों कहते हैं, और मोस्टली 90% जो अर्थशास्त्री हैं वो इसको फेवरेबल कहते हैं। और उसको हम लेट्स वाच द एग्जांपल, और उस एग्जांपल से देखते हैं कि कितना हमें क्लियर होता है कि ग्लोबलाइजेशन से वर्ल्ड को कितना वेलफेयर होता है या कितना उसको एडवांटेज होता है। तो लेट्स क्लोज द वाच द ब्लैक बोर्ड नाउ। इंडिया, and Bangladesh. There is two country, one namely India and second is Bangladesh. For the example के लिए suppose इंडिया के पास हम एक सपोज करके चल रहे हैं कि जो भी साधन है वो 200 लेबर है, यानी 200 लेबर्स हैं, वो उसका साधन है और वही एक साधन है जो उसके पास लिमिटेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 200 वर्कर्स हैं। अगर वो 100 वर्कर्स, हम एक चीज और देखते हैं, बीट और राइस, ये गेहूं है और ये चावल। अगर इंडिया अपने 200 वर्कर्स हैं इंडिया के पास और 100 वर्कर्स वो लगाता है गेहूं के ऊपर, तो गेहूं प्रोड्यूस होता है 80 केजी, और वो 100 लेबर को एंगेज करता है, जो काम पे लगाता है वो चावल पे लगाता है, चावल होता है 40 केजी। अब बांग्लादेश पे भी ये है, 200 लेबर्स हैं, 200 में से 100 अगर वो इस पे लगाता है, यानी गेहूं को प्रोड्यूस करने पे लगाता है, कि फील्ड में लगाता है गेहूं के उसको, तो उसके होते हैं 50 केजी। और अगर चावल पे लगाता है वो 100 तो वो होते हैं 90 केजी। दिस टेबल, इंडिया 100 लेबर प्रोड्यूस करता है 80 केजी और राइस प्रोड्यूस करता है, जो उनकी इफिशिएंसी है लेबर की, वो राइस प्रोड्यूस करने की है वो 40। और वहीं पे बांग्लादेश में देखें, जो व्हीट प्रोड्यूस करने की इफिशिएंसी है वहाँ की लेबर की, 100 लेबर्स की, वो 50 केजी है, और 90, ये एक एग्जांपल के तौर पे 90 जो केजी है वो है। अब क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया आर नॉट इंटरेस्टेड, अपना जो ट्रेड है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में ये नहीं कर रहे, मींस ये क्लोज इकोनॉमी में, यानी ये बंद अर्थव्यवस्था में है। इनका ना बांग्लादेश भारत से और भारत बांग्लादेश से कोई व्यापारिक संबंध फिलहाल नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 200 लेबर लगाने के बाद इंडिया ने जो प्रोड्यूस किया, हाउ मच ग्रेन प्रोड्यूस बाय द इंडिया, तो इट क्लियर 120 जो है फूड ग्रेन, खाद्यान्न पैदा करता है इंडिया। और वहीं बांग्लादेश को देखें तो 140 फूड ग्रेन
प्रोड्यूस बाय बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ देयर फैक्टर, देयर जो भी उनके पास साधन है, साधन मतलब 200 लेबर हैं, तो 200 लेबर अगर उन्होंने एक राइस में भी लगाया और एक वीट में भी लगाया तो प्रोड्यूस उनका होता है 140। अब मानते हैं वर्ल्ड में केवल 2 ही कंट्री हैं, बांग्लादेश और इंडिया, ठीक। और अब वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन हो गया फूड ग्रेन का, यानी खाद्यान्नों का जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 260, यानी 260 केजी टोटल फूड ग्रेन का जो हमारे पास सप्लाई है, पूर्ति हुई दोनों कंट्री के द्वारा, वो हुई वर्ल्ड की। हालांकि इनका आपस में कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन एक 2 हुआ। अब जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं उसको हमें देखना होगा। वो उनका मत है कि जो है इंडिया को जो भी साधन है, उसके पास 200 लेबर्स हैं, 200 लेबर्स के लिए वो राइस ये जो है इसका प्रोडक्शन ना करेगा। वो अपने 200 लेबर्स जो हैं वो किस में एंगेज करे या किस में एम्प्लॉय करे, उनको वो एम्प्लॉय करे वीट में। यानी जब वो 100 को यहाँ पे रिप्लेस करेगा तो 80, तो उसका जो इंडिया का जो वीट का प्रोडक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 160, यानी 160। क्यों? उसको चावल पे लेबर को एंगेज ना करे, ना उसको एम्प्लॉय करे। और अब बांग्लादेश के लिए कहते हैं कि बांग्लादेश को गेहूं में उत्पादन नहीं करना चाहिए, गेहूं में अपने वर्कर को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अपने वर्कर, जो उनके वर्कर गेहूं है, उनको गेहूं की जगह किस पे शिफ्ट होना चाहिए? राइस पे। क्यों? बिकॉज जैसे वो राइस पे शिफ्ट होंगे तो बांग्लादेश का जो प्रोडक्शन है 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। डेफिनेट बात है कि अब हम इसको जोड़ें तो इनका जो प्रोडक्शन हो गया दोनों कंट्री का 340 केजी हो गया, 340 केजी, नो डाउट। यहां पे जो टोटल प्रोडक्शन हो था 260 और यहां जो टोटल प्रोडक्शन हो था 340। ये वर्ल्ड में अभी हमने सपोज किया है कि वर्ल्ड में केवल 2 ही कंट्री है, इंडिया और बांग्लादेश। और पहले जब ये दोनों क्लोज इकोनॉमी में है तो उनको 260 केजी हो रहा था फूड ग्रेन खाद्यान्न। और आफ्टर अब ओपन इकोनॉमी की तरफ अगर वो जाएं और वो देखें कि इंडिया को जो है राइस को नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं ग्रो करना चाहिए, उसको केवल वीट की तरफ जाना चाहिए, गेहूं की तरफ, और बांग्लादेश को चावल की तरफ जाना चाहिए और उसको गेहूं नहीं पैदा करना चाहिए, तो प्रोडक्शन जो है 340 हो जाएगा। अब 340 होने का मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया। वहाँ 260 था, 80 केजी प्रोडक्शन जो है वो फालतू हुआ, स्पेयर हुआ। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब जो रिकार्डो है या एडम स्मिथ है या अर्थशास्त्री या ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि इन दोनों को ओपन इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे ये बिजनेस को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंसेंटिव देंगे, एंकरेजमेंट देंगे और चालू करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? क्योंकि इंडिया को चावल चाहिए 40 केजी, ठीक, और बांग्लादेश में जो चावल हो रहा है 180 हो रहा है। 180 में से 90 उसकी अपनी जरूरत है, इसके पास 90 स्पेयर है, यानी डिमांड है या 40 की और 90 स्पेयर है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो ये बांग्लादेश इंडिया को जो एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया बांग्लादेश से जो इंपोर्ट चावल का करेगा वो उसको सस्ते रेट पे मिलेगा। क्यों मिलेगा सस्ते रेट पे? क्योंकि यहां पर 180 प्रोड्यूस कर रहा है बांग्लादेश, 180 में से 90 तो उसके पास खुद कंजम्पशन, उसको उसके लोगों को जरूरत है, 90 जो फालतू है। अब इंडिया को कितना नीड है चावल का? 40, और यहां प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां से अब यही चावल के केस में, गेहूं के केस में होगा। गेहूं इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 160, इंडिया को चाहिए 80 केजी, यहां से 80 केजी बच गया और 50 केजी बांग्लादेश को चाहिए। यानी बांग्लादेश को डिमांड कम है और भारत के पास सप्लाई ज्यादा है, तो यहां बांग्लादेश के लोगों को सस्ता गेहूं मिल जाएगा और भारत के लोगों को सस्ता चावल मिल जाएगा और ज्यादा मिल जाएगा। और इससे
इससे जो है दोनों कंट्री के लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा। इट इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से ही इसका एक लिंकेज है, और कहीं ना कहीं इस पूरे जो सिनेरियो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यही लगता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक हिंट देता है कि हर कंट्री को, जो भी कंट्री स्पेशलिस्ट है किसी भी चीज़ में, वो उसी को प्रोड्यूस करे, और अगर वो उसका प्रोड्यूस कर रहा है वो, और उसको कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है और उसके लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा, कल्याण नहीं हो रहा, तो वो जहाँ से चीज़ सस्ती मिल रही है, अवेलेबल है और सरप्लस है, जहाँ सरप्लस होगी वहाँ पे इजी होगी, तो वो वहाँ से इंपोर्ट करें। और अगर आपके पास बहुत अच्छी कोई चीज़ है तो उसको आप एक्सपोर्ट करें। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी देश, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए बैरियर ना लगाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, आवागमन जो वस्तु का है वो इजीली इधर से उधर जाए और आए, ताकि वर्ल्ड में जो है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और गरीबी काफ़ी हद तक दूर होगी। ये ग्लोबलाइजेशन का तर्क है, ये उनके जो समर्थक हैं, जो सपोर्टर हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो ऐसा मानते हैं, और लेकिन लगता भी है कि ऐसा है। लेकिन कोई भी चीज़ है, कोई भी पॉलिसी, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी ऑन पेपर बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, लेकिन इम्प्लीकेशन अगर उसका जो हिडन एजेंडा है या कोई उसके पीछे की चीज़ें हैं, वो इम्प्लीकेशन में प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूट अच्छा नहीं हो रहा अगर किसी भी चीज़ का, तो प्रॉब्लम होती है। और 1991 में जब हमने इसको अडॉप्ट किया, वी हैव बहुत ज़्यादा होप थी कि इंडिया के जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और उससे ग्रोथ रेट जो हमारा कम है, हम विकसित नहीं हो पा रहे तेज़ी से, तो ग्लोबलाइजेशन से काफ़ी हेल्प होगा। और नो डाउट हेल्प हुआ भी। आज 90 और 30 इयर्स हो चुके हैं। इस 30 इयर्स का अगर हम डाटा देखें और देखो तो इंडिया ने काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया है, ग्रोथ रेट अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट अच्छा हुआ, और पॉवर्टी भी इरेडिकेट हुआ, पॉवर्टी में भी काफ़ी हुआ। लेकिन जिस तेज़ी से हमने एक होप रखी थी, वो अभी रिजल्ट शायद हमें नहीं मिले हैं, लेकिन ग्रोथ रेट है या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट बहुत हुआ 90 के बाद, नो डाउट। लेकिन अभी बहुत कुछ ग्लोबलाइजेशन से जो उम्मीद थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं हुई, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। ये जब आप बहुत डिस्कस है, बहुत एक लंबा एक वो है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। सो इस वीडियो को आप जब आप एक बेसिकली और जब आप एडवांस लेवल पे इसे पढ़ेंगे तो इस वीडियो आपकी काम आएगी कि ये एक शुरुआत के तौर पे थी। ग्लोबलाइजेशन का एक क्लियर सा मतलब निकल के आ रहा है, जब कंट्री वर्ल्ड की हर एक देश शेष देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध, अपने सांस्कृतिक संबंध, अपने राजनीतिक संबंध, चाहे वो खेल हो, चाहे कोई भी हो, सारे रिश्ते कायम कर लेता है, सारी सीमाएं खोल देता है। और जो उन देश की सीमाएं हैं वो केवल नाम मात्र की होती हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन एक बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी सारी जो बाउंड्रीज हैं, चाहे जर्मनी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, इन्होंने, इंग्लैंड तो अब थोड़ा सा एग्जिट बाहर हो गया है, खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यूरोपियन के जितने भी 25-26 राष्ट्र हैं, उन्होंने आपस में एक विलेज टाइप बना लिया कि कोई किसी की बाउंड्री है, केवल नाम मात्र की है, केवल एक नॉमिनल है, उसका कोई खास वो नहीं है। एक फ्रांसीसी शाम को अगर उसको डिनर करना है तो वो स्विट्जरलैंड चला जाता है, तो कितनी अच्छी बात है कि ग्लोबलाइजेशन का ही एक छोटा सा वो रूप है, क्योंकि वो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन के ही रिजल्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन को देखें और उसे समझें तो होप कि आपको कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल, एक बेसिक से आएगा। उसके बाद क्या रिजल्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन टीवी पे जब देखेंगे आप, उस पर इंडिया को कितना हुआ, या डेवलपिंग नेशन, अफ्रीकन नेशन जो है, या एशियन नेशन को कितना ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ। और आज तो सब कंट्री LPG की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है ताकि वो ग्रोथ रेट आगे। तो आपका समर वेकेशन तो 2 महीने से ही चल रहा है, अब नो नीड ऑफ, अब वैसे तो आज 21 तारीख है, आपका फर्स्ट डे है, लेकिन इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि कोर्स के अलावा वो टॉपिक्स जो आपके कैरियर
ओरिएंटेड हैं, जो आपके आने वाले कैरियर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है आप उन टॉपिक्स की, तो ताकि वो टॉपिक्स भी क्लियर हों, ताकि जब आपके पास चैलेंज आए स्कूलिंग करने के बाद या कॉलेज करने के बाद, तो आपको सारी चीज़ें बेसिक से पता हो और आपके लिए ठीक हो। तो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इससे पहले जो वीडियोस थी आपकी स्कूल की, तो उसमें थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी जो अब ओवरकम हो गई है, थोड़ा सा उसे मेंटेन किया गया है। सो स्टे होम और डोंट टच अननेसेसरी थिंग, और कीप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और बहुत जल्दबाजी किसी भी ऐसी जगह क्राउड हो जहाँ अननेसेसरी गैदरिंग हो, उससे आप थोड़ा सा अवॉइड करें उस चीज़ को। और वी हैव फेस ए वेरी पेंडेमिक, और इसी को ओवरकम करने के लिए जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। देयर से हैव ए नाइस मॉर्निंग, हैव ए गुड डे।